हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडिया अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सर्कल पढ़ा था और प्रॉमिस किया था कि आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आज हम स्टार्ट करें हमारा वन डे चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी क्यों लिया है? तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना जल्दी आप उसमें कॉन्फिडेंस भी ले लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में दिला जाएंगे। तो ये फ्री के नंबर हैं जो आपको बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे, इसलिए हम आपको आज प्रोबेबिलिटी सिखा रहे हैं ताकि आप आज सीख जाएं और फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहे। नेक्स्ट क्लास से हम स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक आना चाहिए। तो आज हम बेसिक सीख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स की। क्या होती है प्रोबेबिलिटी ये भी सीखेंगे, पर पहले प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक इस तरह का इवेंट है जो कि आपसे बात करता है किसी भी घटना के घटने की, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। समझ रहे हो बात? जब आप एक कॉइन टॉस करते हो, जब आप एक डाइस को उछालते हो, जब आप एक रैंडम कार्ड सेलेक्ट कर रहे होते हो, या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, तो आज जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं अभी, तो अभी किसी भी मैच में आप प्रिडिक्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, आज मैच कौन जीतेगा, ये सब प्रोबेबिलिटी है। विनिंग परसेंटेजेस आती हैं, तो वो क्या है? वो प्रोबेबिलिटी है कि इस टीम के जीतने के इतने चांसेस है और इस टीम के जीतने के इतने चांसेस है, तो सब प्रोबेबिलिटी है। अब ये किस तरह से कैलकुलेट होती है किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो जो फैक्टर होता है वो ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पहली टर्म जो हम सीखेंगे वो है एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? The word experiment means an operation which can produce well-defined outcomes. Well-defined outcomes का मतलब कि जब जब इवेंट होगा तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। जैसे आपके इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो एक आउटकम जरूर आएगा, या तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा, या मैच ड्रॉ हो जाएगा, या मैच टाई हो सकता है। अब ड्रॉ टाई में क्या है, जब स्कोर बराबर हो जाता है तो वो टाई हो जाता है, और यदि किसी रीजन से मैच पॉसिबल ही नहीं हो पाया, बारिश आ गई या मैच की एक भी बॉल ही नहीं डल पाई, तो फिर वो ड्रॉ की तरफ चला जाएगा, जहां पर दोनों टीम्स को उस मैच का हाफ हाफ पॉइंट मिल जाएगा। तो यही 3-4 आउटकम्स हैं। तो किसी भी इवेंट के वेल डिफाइंड जब आउटकम्स होते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो यहां पर एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा इवेंट होना जिसके वेल डिफाइंड आउटकम्स हो। ठीक है, तो द वर्ड एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन which can produce well defined outcomes। और अब जो outcomes हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, deterministic experiment या फिर probabilistic experiment। अब दोनों का क्या मतलब है? बात ऐसे समझो कि यदि जैसे अब वर्ल्ड कप में पिछले 8 बार से जब जब इंडिया पाकिस्तान भिड़ी है तो हमेशा इंडिया जीती है ना? तो यदि अब बात करें कि अगले 2027 में जो मैच होगा, वैसे तो प्रोबेबिलिटी है, बट हम इंडियंस के नाते क्या है, वो एक डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो 8 साल से चला आ रहा है, 8 बार से चला आ रहा है, वही चीज होगी और 9वीं बार भी इंडिया ही जीतेगी। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये बात अलग है, पर यदि हम इसको इंडियंस की नजरों से देते हैं तो ये डिटरमिनिस्टिक है कि भैया नहीं जीतेगी तो इंडिया ही, है ना? तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट फिक्स हो, हर बार कंडीशन सेम रखने पर रिजल्ट भी सेम आए। जब जब इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच होगा तो इंडिया ही जीतेगी, यस और नो? तो ये हमारा डिटरमिनिस्टिक हो जाता है, हालांकि प्रोबेबिलिस्टिक है। बट हम बात करें इंडियंस के तरीके से। या दूसरी बात समझे तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। Those experiment which when repeat under identical condition produces the same result or outcome are known as डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यहां पर हम वो सब्जेक्ट वाइज बात करता है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर देता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो डिटरमिनिस्टिक है। ठीक है, जैसे आपने एसिड और बेस को मिलाया, सेम क्वांटिटी में सेम अमाउंट का सेम एसिड जब आप मिक्स करते हो सेम अमाउंट ऑफ बेस के साथ, तो रिजल्ट सेम आएगा, सेम अमाउंट ऑफ सोल्ट बनेगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। और ये एक्सपेरिमेंट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान कहीं भी कर लो, रिजल्ट सेम रहना है। तो ये हो जाता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मतलब जब आपके इवेंट का रिजल्ट जो है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो फिक्स हो, कहीं भी हो, किसी भी सेम कंडीशंस। बात ये ध्यान रखना, रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, कंडीशन सेम होने चाहिए। क्लियर? तो कंडीशन सेम होने के केस में वो डिटरमिनिस्टिक हो जाता है। अब इसी की जगह यदि हम दूसरी बात करें तो प्रोबेबिलिस्टिक, जो कि एक्चुअली मैं जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करता हूं तो बेटा 2027 में जब वर्ल्ड कप होगा तो कोई नहीं बता सकता इंडिया जीतेगी या
पाकिस्तान, वो तो मैच होगा, मैच की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट आइडेंटिकल कंडीशंस मतलब सेम टीम्स हैं, सब कुछ सेम है, तो भी आप नहीं बता सकते। यही बात यहां लिखी हुई है कि इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस डू नॉट प्रोड्यूसेस द सेम आउटकम, मतलब हो भी सकता है पर जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही आउटकम आए। जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया भिड़ी है, इंडिया पाकिस्तान भिड़ी है, इंडिया किसी भी टीम से भिड़ रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो जीते। जैसे अभी न्यूजीलैंड के साथ मैच था, तो आपको पता होगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में अब तक जितने मैच हुए 2003 के बाद से 5 बार इंडिया और न्यूजीलैंड भिड़ी और 5 बार इंडिया हारी है। ठीक है, जब जब किसी भी अच्छे आईसीसी के टूर्नामेंट हुए हैं तब तब इंडिया हारी है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये प्रोबेबिलिटी स्टिक हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि हो सकता है इंडिया जीत जाए, हो सकता है न्यूजीलैंड जीत जाए। तो बात समझ में आ रही है आपको कि आइडेंटिकल कंडीशंस में टीमें सेम है बट कंट्री सेम है, बट फिर भी रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। यहां पर दूसरी तरीके से समझाया जा रहा है आपको यही चीज की, जैसे आप एक टॉस कर लेते हो, ये लिखा हुआ, जैसे आप एक डाइस को फेंक देते हो तो डाइस को फेंकने पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ये तो आपने जब भी लूडो सांप सीढ़ी खेला होगा तब आपको पता ही होगा कि 6 चाहिए 6 चाहिए 6 चाहिए। हम तो वो है नहीं शकुनी मामा कि पासे हमारी बात सुने, है ना, कि उन्होंने बोला 7 आएगा तो 7 ही आएगा। तो हमारा तो पासा भी हमारी नहीं सुनता डाइस, तो हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, जो आ जाता है उसके हिसाब से अपना गेम खेल लेते हैं। तो यहां पर यही प्रोबेबिलिटी स्टिक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टिक का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट में कुछ भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, किसी भी इवेंट के होने की कोई भी पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। समझ गए? तो देखो क्या लिखा हुआ है, in an experiment when repeated under identical condition do not produces the same outcomes every time. For example, in tossing a coin, one is not sure that if a head or tail will be obtained. ठीक है, कॉइन को जब भी उछालो तो जरूरी नहीं कि हेड या टेल है। हालांकि फिर वापस से जय वीरू वाली कहानी आ जाएगी, आपको शोले वाली कहानी याद दिलानी पड़ जाएगी कि उसके कॉइन पर हमेशा हेड ही आता था जो वो चाहता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि उसका कॉइन बायस्ड था। यहाँ पर जिस कॉइन की बात करी जा रही है वो अनबायस्ड है। अनबायस्ड मतलब उसके एक कॉइन पे एक साइड हेड है और दूसरी साइड टेल है। सो इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसके साथ जो स्पेस एसोसिएट होता है उसको हम एस से दिखाते हैं। ये बात लिखिए, जनरली डिनोटेड बाय एस। मतलब जैसे आप एक डाइस को फेंकोगे तो उसका जो एस है, सैंपल स्पेस, वो क्या होगा, वो होगा 1 2 3 4 5 6। इस डाइस में से कुछ भी आ सकता है, डाइस के इन नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट बात देखते हैं। यहां पर अब हम छोटी छोटी बात करेंगे। इतनी देर से जब हम इवेंट बोल रहे थे तो नॉर्मली हमारे केस में इवेंट और एक्सपेरिमेंट बात सेम ही होगी। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वही एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वही इवेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इवेंट और एक्सपेरिमेंट की बात सेम है, ध्यान से सुन लो। अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का जो सबसेट है, एक छोटा सा हिस्सा, उसी को एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। जब आप किसी सेट की बात करते हो, किसी आपके एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, तो इससे जो सैंपल स्पेस बन रहा है उसमें से आप कुछ हिस्से की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब वो मैं बताऊंगा। जैसे आपका एक आपका कार्ड होता है, आप जब प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे होते हैं तो कार्ड का जो सैंपल स्पेस है वो 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं। बट मैं थोड़ा सा अलग खिलाड़ी था, मैंने क्या करा, मैंने 3 2 5 खेलना स्टार्ट किया। आपको गेम पता होगा 3 2 5, तो उसमें हम कुछ चुनिंदा पत्ते रखते हैं। तो अब हमारा सैंपल स्पेस ज्यादा है और इवेंट के एक नाम पर हमारे पास पत्ते छोटे हो गए। ठीक है, तो हम सारा पत्ते यूज नहीं कर रहे हैं। तो सेम बात है कि सैंपल स्पेस बड़ा हो सकता है पर हमारे इवेंट के लिए जो बात आएगी वो उसमें से कुछ चुनिंदा हिस्सा भी हो सकता है। नॉर्मल केसेस में हम जब बात करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस और इवेंट सेम ही होता है, पूरा सैंपल स्पेस ही अपना इवेंट उठ के आ जाता है। क्लियर, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग अ डाइस गेटिंग एन इवन नंबर इज एन इवेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक टॉस कर रहा है, आप एक डाइस का टॉस कर रहे हो, टॉस मतलब उसको प्ले कर रहे हो, तो वहां पर इवन नंबर जो है एक इवेंट हो सकता है कि आपको इवन नंबर चाहिए। क्लियर, इसके बाद आता है फेवरेबल इवेंट और आपके टोटल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपको वही आपकी शकुनी वाली बात आ जाएगी कि 5 चाहिए 5 चाहिए 5 चाहिए, तो आपको फेवरेबल क्या इवेंट है, 5 आना चाहिए। 2 डाइस पे 5 कैसे आता है वो आपको देखना है। ठीक है, वो 2 डाइस से खेल रहे थे तो 2 डाइस की बात करते हैं, पर अपन सिंपल बात क्या करें कि 5 आना चाहिए अपने तो डाइस पर। ठीक है, तो वो 5 कैसे आएगा वो देखना है। एक ही केस है, 5 आ जाएगा अपने आप में, और टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 6। अब 5 मुझे चाहिए था और 5 आ गया, ये मेरा फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो, जो मुझे चाहिए
या जो मेरी कंडीशन को सूट कर रहा है उसके हिसाब से जो इवेंट होता है वो मेरा फेवरेबल इवेंट हो जाता है, जो मुझे चाहिए। नॉर्मली आपके लिए फेवरेबल इवेंट क्या होगा किसी भी केस में, जो क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा। जैसे डाइस को फेंका है और आपको सम 7 चाहिए, 2 डाइस हैं, आपने फेंका है, सम 7 चाहिए, तो ये सैंपल स्पेस में से आपको 7 के केसेस चूज करने पड़ेंगे, ये आपके फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट क्या होता है? Let S be a sample space associated with a random experiment A and A B event associated with the random experiment. The elementary event belonging to A. आपने जिस A event की बात करी है उससे belonging जितने भी elementary events होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे? Favorable events कहलाते हैं to the event A. Clear? For example, example से बात आप ये बहुत easily समझ जाएंगे. In throwing a pair of dice, A is defined by getting 8 as a sum. तो जो आपका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस एस में तो सारे इवेंट आएंगे जब आप 2 डाइस को फेंक रहे हो, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये सब आप अभी डिस्कस करेंगे, तो ये तो सारे आपके टोटल इवेंट्स हो जाएंगे। और इनमें से उसने आपको बोला है ए की तरह कि ए इज व्हाट गेटिंग 8 एज द सम, तो अब सम 8 लाना है 2 डाइस पर। कैसे कैसे आ सकता है? 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो ये 5 केसेस आपके फेवरेबल आउटकम हो जाते हैं। बात समझ में आई कि आपके फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स होंगे जो वो आपसे चाहता है। क्वेश्चन में अभी आएंगे तो आपको समझा दिया जाएगा और अच्छे से। ठीक है, चलो अब प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो ध्यान से देखो, इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एम इज टू बी देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए, then the probability happens or occurrence of event A is denoted by PA and is in PA is in between 0 to 1 including 0 and 1। क्या कह रहा है? जैसे आपने कोई भी एलिमेंट्री इवेंट करवाया, if there are n elementary event associated with a random experiment, एक एक्सपेरिमेंट में n एलिमेंट्री इवेंट्स है और इनमें से इवेंट A से जो आपको चाहिए उसमें m सपोर्टिव है आपकी। m इवेंट क्या कर रहा है? m वो सब इवेंट है जो आपके सपोर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए जो है वो कहां से कहां के बीच में बिलोंग कर सकती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैन बी बिलोंग बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1। क्यों? क्योंकि मान लो आपने किसी डाइस को फेंका तो डाइस पे मिनिमम नंबर होता है 1, बट आपको चाहिए 0। मतलब बेसिकली आप वैसे रैंडम खेल रहे थे और आपने कहा मेरे को तो 0 चाहिए, तो क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट। जब डाइस पर 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है तो 0 तो नहीं आ सकता, बट फिर भी बात करी गई है। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि आपका कोई फेवरेबल, जैसे आपको शुगर कैंडीज दी गई हैं सारी ग्रीन कलर की और मैं कह रहा हूं मुझे तो ऑरेंज कलर की कैंडी चाहिए, तो जब आप ग्रीन कलर की कैंडीज में से ऑरेंज कलर की कैंडी निकालने की बात बोलोगे तो वो तो इम्पॉसिबल है, 0 चीज है, 0 फेवरेबल आउटकम है। जब है ही नहीं ग्रीन कलर की कैंडीज के बीच में एक भी ऑरेंज, तो निकलेगी कैसे? सिंपल बात। तो वो वाली चीज हो जाती है। तो ऐसे केसेस या ऐसे इवेंट जब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, मतलब आपका कोई फेवरेबल आउटकम नहीं होता है, तो इस तरह के इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, अपोजिट टू दैट, उसी शुगर कैंडी के ग्रीन और ऑरेंज वाले सेट में जिसमें सारी ग्रीन रखी हुई थी, मैंने कहा आपको एक ग्रीन कैंडी निकालनी है, तो 20 थी, आप कोई सी भी पिक कर लो, 20 में से एक कोई सी भी पिक करोगे, ग्रीन ही आएगी। तो ये श्योर इवेंट है क्योंकि ग्रीन चाहिए थी, ग्रीन ही आ रही है और सारी ग्रीन है, इसलिए कोई सी भी निकालो ग्रीन ही आएगी। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। ये लिखा हुआ। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाता है? ऐसा एक इवेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं हो, जैसे डाइस पर 0 लाना या डाइस पर 7 ले आना, दोनों इम्पॉसिबल इवेंट है। वैसे ही यदि हम बात करें श्योर इवेंट की, तो डाइस पर 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी आ जाए, मैं तो 6 के केस में हर केस में किसी न किसी की गोटी खा रहा हूं। जब आप सांप सीढ़ी खेल रहे होते हैं तो 1 से 6 तक में मैं कुछ भी आ जाए, मैं तो कहीं ना कहीं से सबकी किसी न किसी एक की गोटी खाई जाऊंगा। तो मेरे लिए सारे ही इवेंट अच्छे हैं, तो उस केस में श्योर इवेंट हो जाता है क्योंकि मेरे को दूसरी चांस जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं किसी न किसी की गोटी जरूर खा लूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अब यहां पर इस इम्पॉसिबल इवेंट को दिखाने के लिए हम लगाते हैं PA बार। ठीक है, तो नॉर्मली किसी भी इवेंट के होने की और उस इवेंट के ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसका सम जो होता है वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है वेयर PA इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, किसी इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी को PA दिखाया जाता है, जबकि PA बार, इसको क्या बोला जाता है? PA बार। जबकि PA बार जो है वो क्या है आपका?
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ए बार बोला जाता है। क्लियर? चलो अब ये वाला क्वेश्चन आता है बच्चों जब हमारे पास, तब हम देखते हैं कि व्हाट राइट द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो यहाँ पर कॉइन की बात की जा रही है, यहाँ कॉइन की बात की जा रही है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अब आप ध्यान से देखो, ऐसे केस में आपको क्या करना है, कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो क्या क्या आता है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 2। ठीक है, तो यहां पर यदि सैंपल स्पेस की बात की जाए एस की, तो वो क्या होगा? हेड और टेल। बट बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस हो जाए, मान लो एक कॉइन की जगह आपसे 2 कॉइन की बात कर दे, तो यहां पर हम वो भी बात कर लेते हैं। यहां पर एक कॉइन की बात थी, यदि 2 कॉइन्स की बात आ जाए तब आप क्या करोगे? तो आप क्या कहोगे कि सर पहले कॉइन पर हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, और जब पहले कॉइन पर हेड होगा तो दूसरे कॉइन पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और या फिर जब दूसरे पहले कॉइन पर टेल आए तब कॉइन पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यदि हम इसको इवेंट वाइज जोड़ें तो क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस की बात करें तो या तो हेड हेड का केस बन सकता है, या हेड टेल का बन सकता है, या टेल हेड का बन सकता है, या टेल टेल का बन सकता है। अब बच्चे कहेंगे सर इन दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है बच्चों। हेड टेल और टेल हेड में जो डिफरेंस है वो है कॉइन्स का। मान लो आप एक के 2 अलग अलग टाइप के कॉइन्स लेते हो, तो किस पे हेड आ रहा है किस पे टेल आ रहा है ये डिपेंड करता है। तो दोनों अलग अलग केस हो जाएंगे। आपके लिए बात सेम है, आपके लिए बात सेम है कि सर एक पे हेड आया एक पे टेल आया, बट देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। बात समझ रहे हो? तो एक बात ध्यान रखना कि ये दोनों केस भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें 3 कॉइन्स की, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए कि कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि 3 कॉइन्स हो तो क्या क्या केस होंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहले कॉइन पर हेड हो सकता है या पहले कॉइन पर टेल हो सकता है। अब जब पहले कॉइन पर हेड होगा तो उस केस में दूसरे कॉइन पर हेड भी हो सकता है या टेल हो सकता है, और जब पहले कॉइन पर टेल होगा तो दूसरे कॉइन पर हेड भी हो सकता है या टेल हो सकता है। तो ये केस हो गया। बट अब इसके बाद क्योंकि 3 कॉइन्स की बात की गई है तो तीसरे कॉइन पर क्या होगा? तो तीसरे कॉइन पर भी जब हेड आएगा दूसरे कॉइन पर, तब तीसरे कॉइन पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और या फिर पहले कॉइन पर हेड दूसरे कॉइन पर टेल और तीसरे कॉइन पर हेड, या सिमिलरली उधर आ जाएगा कि इधर हेड के केस में भी हेड या टेल आ सकता है और इधर भी हेड या टेल आ सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, तो इसको इजी करने का तरीका बताओ। तो चलो मैं आपको इसको इजी करने का तरीका भी बताता हूं। देखो, जब एक कॉइन की बात आएगी तो आपको सैंपल स्पेस एस निकालने के लिए क्या करना है? हेड या टेल हो गया। जब 2 कॉइन्स की बात आएगी तो सैंपल स्पेस कैसा होगा? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसको 2 बार लिख दो। अब या तो इसके आगे या इसके पीछे हेड हेड कर दो और नीचे वाले पर टेल टेल कर दो। तो ये हो गया आपके टोटल सैंपल स्पेस। कैसे? देखो, पहले आपने क्या करा, पहले कॉइन पर हेड या टेल, पहले ही कॉइन पर हेड या टेल, 2 ही केस हो सकते थे। 2 बार क्यों? इसलिए क्योंकि 2 कॉइन्स की बात हो रहा है। तो अब दूसरा कॉइन जब आएगा तब हम या तो उस पे दोनों बार हेड हेड आ जाए या दोनों बार टेल टेल आ जाए। तो ये 4 केस बन जाते हैं। मतलब 2 बार के तो सेम केस लिख के, पहले वाले कॉइन पे तो सेम केस हेड टेल लिखा, उसके बाद दूसरे कॉइन का पहले ऊपर वाले केस में हेड हेड और दूसरे केस में टेल टेल। अब यदि यही बात 3 कॉइन्स के लिए आ जाए तो क्या करना है? तो सैंपल स्पेस यही 4 वाला जो सैंपल स्पेस है 2 बार आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। इसके बाद आप ले सकते हो इसी कॉइन को वापस हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, और इन सब में से पहले 4 केस पर आप सबके आगे लगा दो हेड। तो ये अलग और नीचे के 4 के आगे लगा दो टेल टेल। और ध्यान से देखो, ये 8 केस हो गए हैं। तो 3 कॉइन्स के केस में 8 केस होंगे। अब बच्चे का एक और क्वेश्चन आता है कि सर मान लो 4 क्या पूछ लिया, तो हमें टोटल केसेस ही कैसे पता लगेंगे? वैसे तो नॉर्मली बच्चों नहीं पूछता, बट इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं।
जब भी आपको पता करना हो कि किसी चीज के कितने टोटल आउटकम्स बन रहे हैं, तो नॉर्मली आप अंदर की तरफ क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे आउटकम्स ऑन अ सिंगल डिवाइस, मतलब एक डिवाइस पर कितने आउटकम आते हैं। जैसे एक कॉइन के केस में 2 आएंगे, एक डाइस के केस में 6 हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिवाइस आप यूज करें वो पावर में लिख दो, नंबर ऑफ डिवाइस जो आप यूज करने वाले हैं। मतलब एक कॉइन यूज करें, 2 कॉइन यूज करें, 3 कॉइन यूज करें। तो ध्यान से देखो, एक कॉइन के केस में कितने आउटकम आ रहे थे, 2, यहां से भी वहेंगे, एक कॉइन पर आउटकम 2 और डिवाइस 1, तो 2 की पावर 1 इज 2। 2 कॉइन के केस में कितने आ रहे थे, 4। अब वो कैसे आएंगे, 2 एक डिवाइस पर कितना आउटकम 2 और ऐसी कितनी डिवाइस यूज करें 2, तो 2 की पावर 2 4। 3 कॉइन के केस में कितने आउटकम्स आएंगे, 8, अभी निकाले थे, यहां भी आ रहे हैं 2 की पावर 3। क्यों, नंबर ऑफ डिवाइस 3 है और एक डिवाइस पर आउटकम 3 है, तो 2 की पावर 3 इज नॉट 6, 2 की पावर 3 इज 8, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यदि बच्चा चाहे तो 2 की पावर 4 मतलब 4 कॉइन्स का यूज करने पर 16 आउटकम्स आएंगे, वो भी निकाल सकता है। क्लियर। तो यहाँ कॉइन का सारा मैटर आपको समझा दिया गया है और साथ ही साथ ये भी समझा दिया गया कि टोटल आउटकम्स कैसे बनाने हैं। अब आगे चलेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको और भी समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने फॉर्मूले में भी पढ़ लिया है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ फॉर्मूला आपको 9th क्लास में सिखा दिया गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो है वो ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले का यूज आपने 9th में भी किया है, तो अब हम यहाँ पर इसको यही देखते हैं। एक बैग है, तो चलो बैग बना लेते हैं। ये बैग बना दिया, इसमें 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 डब्ल्यू बॉल्स है ना, व्हाइट बॉल्स 5 हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, तो 4 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। तो यहां पर आपको टोटल बैग में 4 9 3 12 बॉल्स हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास 12 आएंगे, हम 12 तरह की बॉल निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे 12 तरह की क्यों, भले बॉल्स आइडेंटिकल हो पर कौन सी बॉल पिक की जाएगी ये इस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा 5 रेड बॉल्स या व्हाइट बॉल्स जो भी है, पहली चूज की गई कि दूसरी चूज की गई, ये भी अलग अलग होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। चलो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ रेड बॉल। यदि आपने एक रेड बॉल चूज करी तो देखो बैग के अंदर रेड बॉल कितनी है, 12 टोटल बॉल्स हैं, उनमें से 4 रेड बॉल्स हैं। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है, या इसको आप रेड बॉल्स लिख सकते हो, आपको ऐसे लिख देना चाहिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो क्या आएगा, फिर फॉर्मूला लिखोगे आप फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और फिर फेवरेबल आउटकम्स आपके 4 हैं, जबकि टोटल आउटकम्स कितनी बॉल पकड़ सकते हो आप बैग के अंदर से, 12। तो 4/12 मतलब रेड बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। क्लियर। एक बात ध्यान रखना बेटा बच्चों, प्रोबेबिलिटी का आंसर नॉर्मली p/q फॉर्म में दिया जाता है, जो कि 1 से छोटा होना चाहिए या 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। रीजन भी बता देता हूं, क्या एक बैग के अंदर 12 की 12 बॉल्स रेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर क्या आप 12 बॉल्स के लिए, जो एक बैग में 12 बॉल्स चूज कर रही है, रखी हुई है, क्या उनमें से 13 बॉल्स निकाल सकते हो रेड बॉल, नहीं। आप एक एक करके पिक करोगे तो भी 12 ही बॉल्स आएंगी। तो मैक्सिमम पिक जो होता है वो टोटल आउटकम्स के बराबर हो सकता है, इसीलिए टोटल इवेंट जो होते हैं उसके बराबर फेवरेबल इवेंट भी हो जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 जाती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। क्लियर, तो ये बात समझ लेना। अब सेकंड, अ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल की जब बात की जाएगी बच्चों, तो आप एक बात ही देखो, फॉर्मूला लिखने के बाद ग्रीन बॉल कितनी है, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स 12 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। क्लियर। चलो अब इसके बाद एक कलर्ड बॉल, तो सारी कलर है ना, व्हाइट भी अपने आप में एक कलर ही है, यस और नो।
तो यदि व्हाइट को कलर माना जाए, कलर्ड बॉल माना जाए, तो कलर्ड बॉल के केस में जो होता है बच्चों, यदि आप व्हाइट को कलर्ड बॉल मानते हो तो टोटल 12/12 आ जाएगा। और यदि व्हाइट को आपने कलर्ड बॉल नहीं माना है, व्हाइट इज नॉट अ कलर्ड बॉल, तो इस केस में आपका 7/12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है आपकी जनरल नॉलेज की व्हाइट इज अ कलर और नॉट। नॉर्मली मेरे हिसाब से व्हाइट कलर होता है। क्लियर? हम कई टी शर्ट्स का कलर व्हाइट रखते हैं, ठीक है, हमारे लोगों पर भी व्हाइट कलर है, तो व्हाइट भी तो एक कलर ही है ना, हाँ है ना, तो व्हाइट भी एक कलर है। तो कलर्ड बॉल के हिसाब से यहाँ पर हम तो 12/12 लिखेंगे। क्लियर? चलो लास्ट, अ बॉल विच इज नॉट ग्रीन। अब बॉल ग्रीन नहीं है, आपको ग्रीन बॉल नहीं पिक करनी है तो ग्रीन बॉल मत करो, रैंडमली जो बची हुई बॉल्स है वो आप पिक कर लो। तो कितनी बॉल बचेंगी? 5 व्हाइट और 4 रेड, तो 9 बॉल्स आप पिक कर सकते हो। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। इतना होने के बाद मैं आपको लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट ग्रीन, तो यदि हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से समझें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। यही सीखा था ना आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, यही सीखा था कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो किसी भी इवेंट के ना होने का सम जो होता है, या किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। आंसर दोनों से 9/12 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के लिए फॉर्मूला लिखोगे जब आप, तो फिर ग्रीन की बॉल्स कितनी हैं? 3 ग्रीन बॉल है और टोटल बॉल्स 12 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/12 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/4। तो आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, कान सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात फर्क वही पड़ेगा, आंसर तो सेम आएगा। बस 10th क्लास में ये फॉर्मूला नॉर्मली नहीं लगाते हैं, इतना ध्यान रख लेना। आपको सिखा दिया जरूर जाता है, बट नॉर्मली आपको इस फॉर्मूले को नहीं लगाना है। और लगाना चाहो तो गलत तो कोई टीचर नहीं करेगा, क्योंकि इस क्लास में अभी हमने जैसा पढ़ा वैसा ये फॉर्मूला है। पर नॉर्मली आप ना लगाएं, आप उस तरीके से काम करें कि यदि ग्रीन बॉल पिक नहीं करनी है तो पिक करने के लिए हमारे पास व्हाइट बॉल्स और 4 रेड बॉल्स है। तो टोटल 9 ऐसी बॉल्स हैं जिन्हें हम पिक कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब आता है डाइस का केस। कॉइन्स के बाद सिंपली हम जब बात करते हैं तो डाइस की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर कॉइन्स के केस और आ जाएंगे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम इसको भी कर लेंगे, पर हम डाइस की बात भी कर लेते हैं लगे हाथ। अब डाइस क्या होता है आपको पता है, जब आप लूडो खेलते थे तो इस तरह से एक क्यूबिकल वो बनाया होता था, ये इस तरह का क्यूबिकल होता था जिसपे कितने नंबर लिखे होते थे? 6 नंबर, 4 तो साइड में ये कोनों में यूं गोल और एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 नंबर लिखे होते थे 1 to 6। यदि आप इसको स्टैंडर्ड डाइस मानते हो तो इसमें कुछ इस तरह लिखा होता है कि यदि अपर सरफेस पे 1 है तो लोअर सरफेस पे 5 आएगा, सॉरी लोअर सरफेस पे 6 आएगा, और दोनों का सम 7 हो जाता था। तो आप यदि स्टैंडर्ड डाइस देखते हो तो हमेशा 3 के पीछे 4 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, ठीक है, ताकि 7 हो जाए सम, 1 के अपोजिट 6 होगा और 2 के अपोजिट 5 होगा। और यदि बच्चे नॉर्मली खुद के रबर पे बना रहे हैं या किसी भी ऐसी डिवाइस पे बना रहे हैं तो फिर वो रैंडमली नंबर लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस और इस डाइस में डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट डाइस का अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है। ये बात भाई कई बच्चों को नहीं पता होती है, ठीक है। चलो तो अब डाइस की केस की बात करते हैं। तो एक डाइस को जब आप बात करोगे तो एक डाइस में क्या क्या आ सकता है बच्चों? 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। और यही बात हम 2 डाइस की कर ले तो 12 आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6, दूसरे में 1 2 3 4 5 6, गलत जवाब। अभी आपको फॉर्मूला समझाया था कि यदि हमें कभी एक से ज्यादा डिवाइसेस की बात करनी हो तो एक डाइस पर आउटकम है 6, और ऐसे हमने 2 डिवाइस यूज करी, तो 6 की पावर 2 इज 36। मतलब यदि हम बात करें तो 2 डिवाइसेस पर, 2 डाइस पर कितने आपके केसेस आएंगे? 36। अब आप कहोगे सर ये 36 केसेस कौन से हैं? तो चलो वो भी देख लेते हैं। जब हम 2 डाइस की बात करते हैं तो उस पर आने वाले जो केसेस हैं वो कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये हुआ पहले 6 केस। अब पहले डाइस पर 1 की जगह हो सकता है 2 आ रहा हूं, तो 2 1 2 2
2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। और अब आप देखेंगे ऐसे करते करते अगले वाले डाइस पे 3 1 3 2 6 1 तक की लाइन ऐसी ही चलेगी। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, तो बाकी बीच के 2-3 लाइनें जो मैंने नहीं लिखी, 3 1 वाली, 4 1 वाली और 5 1 वाली, ये आपको लिखनी है। तो आपके लिए 6 × 6 36 केसेस आ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं डाइस पर वो भी समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे से क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ठीक है, इतना होने के बाद पहला जो केस पूछा जाता है वो पूछा जाता है सम का, कि एक डाइस पर 2 से लेकर 12 तक सम पॉसिबल है। 2 से लेकर 12 तक सम पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम 1 + 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा और मैक्सिमम 6 + 6 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो या तो आपसे 2 to 12 के बीच का कोई भी नंबर देके पूछ सकता है कि फेवरेबल आउटकम्स बताओ। जैसे 2 के लिए 1 केस है, 3 के लिए 2 केस है, 2 1 और 1 2, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। अब 3 के बाद 4 पूछ सकता है, तो ये रहा और एक यहाँ जो छुपा हुआ था 3 1, इन सब का सम 4 होता है। ऐसे 5 के लिए, ऐसे 6 के लिए, ऐसे 7 के लिए, फिर 8 के लिए और कम हो जाएंगे। 7 के लिए सबसे ज्यादा है, 7 के लिए सबसे ज्यादा है 6 1 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो 6 केस आ जाते हैं 7 के लिए। फिर 8 से फिर केसेस डाउन होना चालू हो जाएंगे, 5 4 3 2 1 और लास्ट 12 के लिए एक केस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सम का केस दिया हुआ है तो कौन कौन से फेवरेबल केस हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि 1 2 और 2 1 तो 2 डिफरेंट केसेस हैं। क्यों? क्योंकि आप एक रेड डाइस यूज कर रहे हो और एक ब्लू डाइस यूज कर रहे हो। तो रेड डाइस पर 1 आया है, ब्लू डाइस पर 2 आया है, ये एक केस हो गया। और उल्टा कर दो तो रेड डाइस पे 2 आया है, ब्लू डाइस पर 1 आया है, ये दूसरा केस होगा। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग बात होती है। तो ये 36 केसेस जो हैं वो इस तरह से आएंगे। अब सम के बाद यहाँ पर जो दूसरी बात आ जाती है, डबलेट की बात आ जाती है। और जब डबलेट की बात आती है तो डबलेट क्या कहता है कि कोई भी चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपका कोई भी केस जो रिपीट हो रहा हो, जैसे ध्यान से देखना, 1 1 एक डबलेट है, 2 2 एक डबलेट है, बीच में 3 3 3 3 का केस, 4 4 का केस, 5 5 का केस और 6 6 का। तो डबलेट का केस भी आ सकता है। नॉर्मली 2 ही चीजें पूछी जाती है, सम या डबलेट। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो जो टर्मिनोलॉजी नहीं आप सीख रहे थे वो डबलेट थी और वो मैंने आपको बता दी। 3 डाइस का केस नहीं आता क्योंकि 216 केसेस हो जाते हैं, 6 की पावर 3 विच इज 216। तो इतने केस नहीं आते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब डाइस की बात हो गई है तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2 dice are thrown simultaneously, list the sample space for this experiment। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो सारे आपको लिखने हैं। अब ये इस क्वेश्चन में आपको पूरे लिखने पड़ेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 वाली लाइन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये सारे केसेस आपको लिखने हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आ गया है वही वाली चीज कि एक डाइस को थ्रोन किया गया है वंस। एक डाइस की बात करेगा, एक डाइस की जब बात की जाएगी तो सैंपल स्पेस एस जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। और अब इनमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो वहां पर जो मैंने बातें बताई उसके अलावा अब प्राइम नंबर। तो अब एक डाइस के केस में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 3 5। कितने बच्चों के दिमाग में 1 भी आया था? यदि आपके दिमाग में 1 आया था तो प्लीज यकीन मानो आप सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस एज में 1 अक्सर टाइम बच्चे भूल जाते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो वो 1 को भी डाल देते हैं। पर आगे से ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का केस हो जाएगा फेवरेबल। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस आंसर इज 3/6 हाफ, क्योंकि 3 प्राइम नंबर अवेलेबल है, 2 3 एंड 5। इसके बाद अब प्राइम नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में आने वाला, 2 और 6 के बीच में सिर्फ 2 आ रहे हैं। बिटवीन का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक्सक्लूडिंग दैम, 2 एंड 6 को एक्सक्लूड करना है। तो कितना आ जाएगा, 3 और 5। तो इसका क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर 2/6 मतलब 1/3। ठीक है,
और लास्ट एन ऑड नंबर, इवन ऑड का केस हो सकता है, तो थर्ड वाला केस ऑड नंबर का बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। और इस केस में आपको जो बात करनी है, ऑड कितने नंबर है 1 3 5, तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी 3/6 मतलब हाफ आ जाएगी। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको पहले से ही बोल रहा था कि बहुत इजी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आ गया है, वही एक डाइस को थ्रोन किया गया है। अब इवन नंबर की बात करेंगे, प्राइम नंबर की बात करेंगे, ग्रेटर देन 4 की। ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा सिर्फ 5 और 6 होता है। ठीक है, चल लगेगा? ये सवाल आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम बात करें, अब एक बात आई है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक 20 बल्ब्स का लॉट है, 20 बल्ब्स का लॉट मतलब एक बैग के अंदर 20 बल्ब्स रखे हुए हैं और जिनमें से 4 डिफेक्टिव्स हैं, 4 खराब हैं, तो 20 में से 4 खराब हो गए, तो टोटल तो 20 हो गए। ठीक है, तो 4 डिफेक्टिव वंस हैं, तो इसका मतलब इसमें से करेक्ट कितने हैं 20 माइनस 4 मतलब कि 16। क्लियर? तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब आप एक रैंडम बल्ब चूज कर रहे हो और उसमें से डिफेक्टिव होने की, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स आ जाएगा, और डिफेक्टिव बल्ब की बात आएगी तो कितना आ जाएगा 4/20, तो कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर? तो 1/5 इज द राइट आंसर। अब सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव, पहले केस में यदि डिफेक्टिव नहीं है, एंड नॉट रिप्लेस्ड, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पहले वाला केस यदि आपको समझ में आया तो मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। यहाँ क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है यहां पर, ये वाले बात तो मैं भी समझा दी, आपको समझ में आ गई, 1/5 आ गया। क्या बोल रहा है, सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन इन 1 मतलब पहले केस में जो आपने एक बल्ब निकाला, इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब डिफेक्टिव नहीं था, तो क्या करेक्ट बल्ब निकला होगा, तो 16 करेक्ट बल्ब थे, उनमें से एक सही बल्ब निकल गया, तो कितने बचे 15 करेक्ट बल्ब बचे। एंड नॉट रिप्लेस्ड मतलब उसको वापस से बैग में नहीं डाला गया, तो एक्चुअली बच्चों अब बल्ब के जो बैग है, लॉट है, उसके अंदर एक बल्ब कम हो गया है, क्योंकि टोटल 20 बल्ब थे, उनमें से आपने एक बल्ब निकाल दिया। अच्छा निकला बुरा निकला वो तो बात की बात है, पर पहले बात करते हैं कि टोटल बैग में बल्ब कितने बचे, तो बल्ब अब बचे हैं वहां पर 19। कितने बल्ब बचे 19, तो 20 की जगह सेकंड केस में 19 बल्ब्स हैं। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन, अच्छा जो निकाला गया था वो डिफेक्टिव भी नहीं था, तो अच्छे वाले 15 बल्ब बचे। बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब देखो ध्यान से, इस सेकंड केस के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, या है ना नॉट डिफेक्टिव बल्ब की बात करी जाएगी, तो एक्चुअली जब नॉन डिफेक्टिव बल्ब की बात की जाएगी तो सेकंड केस में जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 19 हो जाएंगे, और क्योंकि आपने जो पहला बल्ब निकाला था वो भी डिफेक्टिव नहीं था, क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, ये तो हो गया। अब उसने बोला कि पहले केस में नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकला था, तो 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब में थे, उनमें से एक निकाल दिया है, तो अब कितने बचेंगे 15, तो नेक्स्ट टाइम भी नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी 15/19 हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आई? चलो कार्ड की भी आज ही हम बात कर लेते हैं कि कार्ड क्या होता है। ध्यान से देखो बच्चों, आपने ताश तो खेला ही होगा, ताश को ही हम कार्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो अब आपसे कार्ड्स के बारे में बात की जा रही है कि कार्ड्स क्या होते हैं, तो अब ये कार्ड्स क्या होते हैं ये तो आपको भी पता है, पर कार्ड की बेसिक डिटेल क्या है तो वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जो कार्ड होते हैं, इन कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसको हम एक डेक कहते हैं, DEC के डेक, पैक ऑफ 52 कार्ड्स को हम एक डेक कहते हैं। तो एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, और इन 52 कार्ड्स के 2 शेड्स होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। ठीक है, ब्लैक और रेड। अब ब्लैक कलर के कितने कार्ड होंगे, तो इक्वली डिवाइड होने के कारण ब्लैक कलर के 26 कार्ड हो जाते हैं और रेड कलर के भी 26 कार्ड्स हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर बराबर बांटा होता है। इसके बाद रेड कलर के भी 2 हिस्से हो जाते हैं और ब्लैक कलर के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, तो रेड कलर के जो
कार्ड्स डिवाइड होते हैं उनमें से एक होता है हार्ट, इस तरह का बना होता है दिल हमारा, और इस दिल में पूरा रेड कलर भरा होता है। क्लियर? तो ये रेड कलर के कार्ड होता है, बात समझ में आई? हार्ट, और इसके भी 26 के हाफ 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो शेप होती है उसको हम डायमंड बोलते हैं, हीरे जैसा, ईट भी बोलते हैं हिंदी में हम इसको, और ये कुछ ऐसा होता है, और इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी रेड कलर का होता है, फुल रेड, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां पर ये चल रहा होता है, 13 डायमंड के कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं। अब अपोजिट टू दैट यदि हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में भी जो आपके कार्ड्स होते हैं वो होता है स्पेड और क्लब। अब स्पेड क्या होता है, ध्यान से देखो, तो ये होता है काले कलर के, और स्पेड जो होता है उल्टा दिल बना दो, ठीक है। मेरे को किसी बच्चे ने सिखाया था कि सर उल्टा दिल बना दो तो स्पीड बन जाता है, ये बन गया स्पीड, ठीक है। हुकुम, हिंदी में हम इसको हुकुम बोलते थे, हुकुम के पत्ते, ठीक है। और ये पूरा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये कैसा होता है आपका? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और क्लब जो होता है 3 गोले को इस तरह से अलग अलग इस तरह से रखने पर जो बनता है, ये चिड़ी कहलाती थी हिंदी में। हिंदी में इसको चिड़ी बोलते हैं, इसको हुकुम बोलते हैं, इसको पान बोलते हैं, और इसको ईट बोलते हैं। पर इंग्लिश में इनके अलग नाम है, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। सबके 13-13 पत्ते होते हैं बेटा, 13 कार्ड्स होते हैं सबके, ठीक है। तो चारों शेप के 13 कार्ड्स होते हैं, और जो कार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी आप समझ लेते हैं। पहले इस बात को, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। चलो, अब 13 कार्ड्स कैसे होते हैं सबके, तो ध्यान से सुनो। आप बात कर लो चाहे हार्ट की, चाहे हार्ट है ना, डायमंड, स्पेड या क्लब, सबके पत्ते सेम ही होते हैं। सब में कार्ड 2 से स्टार्ट होता है, 2 2 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे क्यू के और ए, ठीक है। ये जो 4 होते हैं इनको हम स्पेशल कार्ड्स भी कहते हैं, और इन 3 पत्तों पर फेस बने होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड भी कहा जाता है। और अकेला इसमें नहीं, हार्ट में नहीं, डायमंड में भी सेम पत्ते होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे क्यू के ए। और स्पेड और क्लब की भी सेम बात आती है, और यहां भी। तो अब आप कहोगे सर उन पत्तों में और इसमें क्या डिफरेंस है? फिर डिफरेंस कुछ नहीं है, सब में शेप अलग अलग बनी होती है। आपको यदि ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत हो तो आप एक बार कार्ड्स ला सकते हैं। आप घर पे, दिवाली भी आ रही है, कई लोग इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे ताश खेलते भी हैं, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर नॉर्मली आपको देखने को उस पे नेट पे देखने को मिल जाएगा, इस तरह से सारे पत्ते होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो स्पेशल बात ये होती है, तो जब जे की बात होती है तो इसको जैक कहा जाता है, JACK, जैक। हिंदी भाषा में इसको गुलाम कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्यू, जिसको हम क्वीन भी कहते हैं, रानी। इसके बाद किंग आता है, और उसके बाद आता है ए फॉर एस। अब कई गेम्स में एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, का सबसे बड़ा होता है, और कई गेम्स में एस की वैल्यू सबसे छोटी होती है ना। इसको 1 की तरह भी ट्रीट किया जाता है, मतलब 2 से भी छोटा। तो गेम्स पे डिपेंड करता है, बट हमें गेम्स तो खेलना नहीं है, हमें तो बात समझनी है कि कार्ड्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ध्यान से देखो, यहां पर आपसे नॉर्मल कार्ड्स की बात की जाए तो 52 कार्ड्स में से आप 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये 12 कार्ड्स घटा दोगे तो नॉर्मली 40 कार्ड्स नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। और बाकी पूछी जाती है आपसे फेस कार्ड की बात, तो क्योंकि सिर्फ जैक, क्वीन और किंग के उस कार्ड पर फेस बना होता है, इसलिए 12 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड कहलाते हैं। यदि इक्के की बात की जाए तो स्पेशली बोलेगा, उनको स्पेशल कार्ड्स में बोला जाता है, ठीक है। अदरवाइज इक्के को फेस कार्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई फेस बना हुआ नहीं होता, ठीक है। चलो, तो अब कार्ड के क्वेश्चन भी करने चलते हैं, बेसिक डिटेल्स हमने ले ली है।
चलो, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. एक deck of 52 cards की हम बात कर रहे हैं, उनमें से अच्छे से अच्छा well shuffled का मतलब अच्छे से पिसा हुआ मतलब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है उसमें सारे पत्तों को, तब हम बात कर रहे हैं. तो what is the probability that the card will be a diamond? अब diamond is a shape. Diamond is a shape. और जब shape की बात आती है बच्चों, तो shape के कितने पत्ते होते हैं? किसी भी एक shape के 13. तो डायमंड का यदि चूज करने की बात आएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड की जब बात आएगी तो एक्चुअली टोटल फेवरेबल आउटकम्स 13 होंगे, टोटल आउटकम्स 52 है ना, क्योंकि शेप की बात की जा रही है. एंड एस कितने होते हैं? एक शेप का, और ऐसी कितनी शेप होती है हमारे पास? 4. तो हमारे पास टोटल एस कितने हो जाएंगे? 4. तो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पूछी जाए तो बच्चों कितना आ जाएगा? 4/52. क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलो, अब ब्लैक कार्ड. अब मुझे लगता है ब्लैक कार्ड के लिए तो बच्चे खुद ही बोल देंगे, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा भी था. एक ब्लैक कार्ड यदि हम चूज कर रहे हैं तो टोटल ब्लैक कार्ड हमारे पास 26 होते हैं. तो हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं, वो सारे हमारे फेवरेबल हो जाएंगे. और डेक जो है वो वेल शफल्ड 52 कार्ड्स का है, तो यहाँ पर अपॉन में 52 आएगा. कटिंग जहां जहां हो सकती है वहां आप काट सकते हैं. जैसे यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ 1/13 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा. और लास्ट बात है नॉट अ हार्ट. तो यहाँ पर आप दो तरीके से निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट नॉट, और इसमें आप रख सकते हो ये तो 39/52, क्योंकि यदि 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट हटा दिए जाए तो 39 कार्ड्स बच जाते हैं. और नहीं तो जैसे लास्ट एक क्वेश्चन में हमने करा था, आप ऐसा भी कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, जैसे भी आपको पसंद आए. तो यहां जाएगा 1 माइनस 13/52. तो यहां जाएगा 52 माइनस 13 इज इक्वल टू 39/52. कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर 3/4 आ जाएगा. ठीक है, 13 के टेबल्स मैंने उसको काट दिया. तो अब आप देखेंगे कि सवाल नॉर्मली सिंपल होते जा रहे हैं. शेप हमने सारी आपको समझा दी, कॉइन, डाइस और आपका कार्ड्स, इन्हीं 3 का डिस्कशन होना था. यही 3 मेन चीजें हैं. यदि आपने इन तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ ली है तो उसके बाद आपको किसी भी तरह का सवाल नहीं अटकेगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. चलो, यहां गया है अब बॉक्स कंटेन. अब बॉक्स वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तो आपका होमवर्क हो जाएगा. ठीक है, इस पे लिख देता हूं HW, ये आपका होमवर्क है. अब आगे देखते हैं. All the 3 face cards of spades are removed from a well shuffled pack of 52. अब देखो, जैसे आप 52 में से फेस कार्ड हटा दोगे स्पेड के, तो एक्चुअली 52 माइनस 3 मतलब 49 कार्ड्स आपके पास टोटल बचे. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting black face card. अब ध्यान से देखो, आपको शेप पता होनी चाहिए. स्पेड जो होता है वो काला ही होता है. तो स्पेड के 3 फेस कार्ड आपने हटा दिए हैं, और वही फेस कार्ड भी हटाए हैं. मुझे लगा था स्पेड के कार्ड हटाए, बट स्पेड के फेस कार्ड हटा दिए. तो 3 फेस कार्ड हटाने का मतलब ब्लैक के 3 फेस कार्ड हट चुके हैं. तो ब्लैक के फेस कार्ड ही अब आपके क्लब के बचेंगे. तो 3 क्लब के फेस कार्ड बचे, जबकि टोटल कार्ड अब आपके 49 हो गए हैं. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/49. यदि हम बात करें आपके क्वीन की, तो अब देखो फेस कार्ड ऑफ स्पेड हट चुका है और उसमें एक क्वीन भी गई है. तो टोटल तो 4 क्वीन होती हैं, बट स्पेड की क्वीन जा चुकी है, वो आपके कार्ड में ही नहीं है. तो अब जो आपके फेवरेबल क्वींस हो जाएंगी वो हार्ट की, डायमंड की और क्लब के हो जाएंगी. तो कितने फेवरेबल हो जाएंगे? 3, और वो भी 49 में से ही आएंगी, है ना. लास्ट आपसे एक ब्लैक कार्ड. तो अब ब्लैक कार्ड वैसे तो 26 होते हैं, बट उनमें से 3 कार्ड आपने हटा दिए. 3 फेस कार्ड हटा दिए ब्लैक के. आपकी जो स्पेड शेप है वो कैसी होती है? ग्रीन ब्लैक ही तो होती है. तो आपने उसके 3 कार्ड हटा दिए. तो एक्चुअली 26 में से 3 हटाने पर आपके पास सिर्फ 23 ब्लैक कार्ड बचे हैं आउट ऑफ 49. तो दिस इज द राइट आंसर फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस. यहां पर आपको बात इतनी सी समझनी है बेटा कि प्रोबेबिलिटी एक ही दिन का चैप्टर है और उसमें बहुत ज्यादा बताने को नहीं है. प्रैक्टिस की बात है कि जितना ज्यादा आप RD RS इन सवालों यहां से करोगे, आपको बहुत इजीली आपके इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको बहुत अच्छा मजा भी आएगा. फिर वहां पर आप और एंड वाले क्वेश्चंस भी ला सकते हो. तो यदि आप हमारी क्लास इसके वीडियोस को देख रहे हैं
तो यदि और एंड में आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज एक बार हमें बताइएगा, हम आपको वो भी समझा देंगे। ठीक है, चलो अगला, अ डाइस इज थ्रोन। अब आ गया डाइस का क्वेश्चन। एक डाइस फेंका गया है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइम नंबर की बात हम कर ही चुके हैं। मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब देखो यहां पर ये और वाली जो बात आ गई ना, ये वाली बात मैं आपको समझा भी रहा था अभी कि ऐसे केस बताएंगे। चलो आ भी गया तो समझा भी देते हैं बच्चों। कई बार मल्टीपल ऑफ 2 और 3 आएगा, और का मतलब होता है कि 2 के भी जो तो केसेस हैं और 3 के भी जो केसेस हैं मर्ज कर दो, मर्ज कर दो उनको। तो अब 2 के जो केसेस हैं यदि मल्टीपल ऑफ 2 देखें तो डाइस को फेंकने पर 2, 4, 6 आता है, और 3 के केसेस को देखें तो 3 और 6 आता है। तो टोटल 5 केसेस है, पर 6 तो रिपीट हो रहा है। तो 6 2 की फॉर्म में आया, 3 की फॉर्म में आ तो सकता ही है। तो जब भी 6 आएगा ये लोग तो लड़ेंगे नहीं कि नहीं ये तो मेरा मल्टीपल है, ये तो मेरा मल्टीपल है। बस उसने कहा था 2 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 है। तो एक्चुअली यहां पर टोटल आउटकम्स जो है ना, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो हैं जिसकी हम बात करें तो वो 1, 2, 3, 4, 5 में से एक कॉमन होने के कारण 4 आउटकम्स आ जाएंगे 6 में से, मतलब 2/3। इसको कहते हैं और। अब इसी के जगह मल्टीपल ऑफ 2 इसको हटा के एंड लिखा होता, 2 and 3, मल्टीपल ऑफ 2 and 3 मतलब दोनों का कॉमन होना चाहिए। तो अब 2 के में जो जो मल्टीपल है वो 2, 4, 6 है, 3 के केस में 3 और 6 है, तो कॉमन तो 6 ही है। तो एंड कॉमन को बताता है कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो आउटकम आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, वो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 and 3। अब अच्छे से लिखिएगा तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो अभी भी 6, बट जो फेवरेबल है वो सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, जो 2 और एंड 3, इंग्लिश में यदि बोले तो 2 and 3 का कॉमन मल्टीपल है। लास्ट बात करते हैं, नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से ग्रेटर देन की बात की जा रही है तो फेवरेबल आउटकम 4, 5, 6 होगा, तो यहां पर भी 3/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सवाल बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। क्लियर? तो यहां पर आगे चलते हैं। अब बात करें अनबायस्ड कॉइन्स की। अनबायस्ड कॉइन मैंने बता दिया, कॉइन्स अनबायस्ड क्या होते हैं। शोले मूवी यदि आपने देखी तो अमिताभ बच्चन के पास ऐसा कॉइन था जिसपे दोनों साइड हेड था, वो बायस्ड कॉइन होता है, वो हमेशा हेड ही आंसर में दिखाएगा। क्लियर? तो वैसे उस कॉइन को बायस्ड बोला जाता है। तो यहां पर हम बात करें अनबायस्ड कॉइन की, एक नॉर्मल कॉइन की जिस पर एक साइड हेड और दूसरी साइड टेल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, यहां पर एक और अच्छी बात आ गई, एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। चलो, तो ये बात भी आप समझते हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम। मतलब यदि उसने बोला है 2 कॉइन को टॉस करो तो कितने हेड आ सकते हैं एक साथ? 2 हेड। और उसने बोला है कम से कम 1 हेड तो चाहिए, तो आपको वो सारे केस उठाने जिसमें 1 हेड हो, हेड टेल, टेल हेड, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि कम से कम 1 हेड चाहिए, पर उससे ज्यादा चलेंगे। कम से कम का मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा चलेंगे। तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो 1 से ज्यादा भी पॉसिबल है तो कर दो। तो और क्या क्या आ सकता है? हेड हेड का भी केस आ सकता है। तो एक्चुअली जो हमारे पास 3 आउटकम्स आएंगे वो आएंगे हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। क्लियर? बात समझ में आई आपको कि कम से कम का मतलब है कि उससे ज्यादा पॉसिबल है तो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। यदि एटलीस्ट 1 हेड बोला गया तो 1 या 2 हेड वाला केस आ जाएगा। उल्टा आ जाता है एटमोस्ट 1 हेड, यही इसका रिवर्स नंबर, रिवर्स वर्ड होता है। एटमोस्ट, अपोजिट भी बोल सकते हो आप इसको। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। इंग्लिश समझने वाले बच्चों को तो वैसे भी पता होगा, ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 1 हेड चाहिए, तो 1 से कम भी चलेगा, मतलब 0 हेड का केस भी आ जाएगा और 1 हेड का केस भी आ जाएगा। तो कौन कौन सा केस आएगा? हेड टेल, टेल हेड। साथ ही साथ जो केस आएगा ज्यादा के केस के कारण, तो टेल टेल भी तो आ जाएगा क्योंकि इसमें भी कोई हेड नहीं है। बात समझे? तो यहां पर 3 दिन की बात चलती है, वो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल की बात चलती है, जिसका मतलब हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड चाहिए, तो ना भी आए तो चलेगा। तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ लेना बच्चों। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब ये या इससे ज्यादा। जैसे आपसे
किसी कार्ड के गेम में ये पूछा जा रहा है कि आपके एटलीस्ट 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, किंग और एस की बात की जा रही है। तो इन सब में से कोई सा भी कार्ड आ जाए केस चल जाएगा। और एटमोस्ट 5 होना चाहिए, मतलब बात की जा रही है 2, 3, 4 और 5 की, कि हर क्लब का, स्पेड का या किसी भी शेप का बोले तो शेप का, अदरवाइज पूरे कार्ड्स में 2, 3, 4, 5 के जितने भी कार्ड है वो सारे एक्सेप्टेबल है। तो ध्यान रखना एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड में डिफरेंस। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? ये प्रोबेबिलिटीज की वो टर्म्स थी जो आपको आनी चाहिए। लास्ट केस में हमने एंड और के बारे में बता दिया, इस केस में हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में बता दिया। तो चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो, तो अब आपके ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं। कंटेंट बॉक्स वाला ये तो आपको आता ही है, बहुत इजीली है, सिंपल आपका मैथ्स लग रही है। और एक क्वेश्चन और आपको दिया जा रहा है जो कि किस बारे में, एक डाइस के बारे में। ठीक है, यदि समझ में नहीं आए तो बताइएगा, और आ जाए तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यहां पर प्रोबेबिलिटी हमारा एक ही केस में, एक ही क्लास में हमने खत्म कर दिया है। आपको यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपको नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और सीखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।